तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानधन में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने पॉलिटी का दोस्तों पार्ट 4 लेके आया हूं, जिसमें मैं आप सभी को राष्ट्रपति के बारे में समस्त जानकारी दूंगा। दोस्तों, प्रेसिडेंट के बारे में समस्त जानकारी आपको दूंगा कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होते हैं, क्या क्या वीटो होते हैं और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है दोस्तों। और राष्ट्रपति दोस्तों क्या क्या ऑर्डर दे सकता है, क्या क्या उसके पास पावर होता है, क्या क्या उसके पास न्यायपालिका की शक्ति होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानधन पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानधन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके और हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी से आपका फ़ायदा हो सके। सो दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना ना भूले। तो चलिए, इसी के साथ हम पॉलिटी का पार्ट 4 दोस्तों लेके आया हूँ, पार्ट 4। तो दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की अगर वीडियो आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। उसके थ्रू आप जाके तीनों पार्ट के वीडियोस देख सकते हैं और हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आज आप सभी को अनुच्छेद 78 के बारे में बताने जा रहा हूं, आर्टिकल 78 के बारे में बताने जा रहा हूं, आर्टिकल 78 के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आर्टिकल 78 अनुच्छेद 78 के तहत क्या क्या आता है दोस्तों, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इसके तहत अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रशासन से संबंधित जानकारियाँ समय समय पर राष्ट्रपति को दे। दोस्तों, अनुच्छेद 78 के तहत यह आता है कि प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य बनता है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनता है अनुच्छेद 78 के तहत कि वह शासन और प्रशासन के बारे में समस्त जानकारी राष्ट्रपति को प्रोवाइड कराए। शासन और प्रशासन की समस्त जानकारी दोस्तों, प्रधानमंत्री का यह फर्ज बनता है अनुच्छेद 78 के तहत कि वो शासन और प्रशासन की सभी जानकारियाँ समय समय पर राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट को प्रोवाइड कराए। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ दोस्तों, अब मैं आप सभी को प्रेसिडेंट की न्यायिक शक्तियों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास जो प्रेसिडेंट के पास होती है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति दोस्तों क्षमादान कर सकता है कोई अपराधी को। दोस्तों, सो सुनिएगा, अनुच्छेद 72 के तहत आपको जानकारी देने जा रहा हूं, जो ध्यान से सुनिएगा। इसके तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी को श्रता कर सकता है। दोस्तों, परिलंबन, परिहार, लघुकरण एवं विराम कर सकता है। राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। कठोर आजीवन कारावास को सरल कारावास कर सकता है। फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास कर सकता है किसी अपराधी को निर्दोष। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इसमें अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। दोस्तों, किसी भी अपराधी की राष्ट्रपति सज़ा को कम कर सकता है। जैसे किसी भी अपराधी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो फांसी की सज़ा को या तो उम्र कैद में बदल दे या उसकी फांसी की सज़ा को घटाकर थोड़े दिन का कारावास दे दे। ये दोस्तों शक्तियाँ होती हैं प्रेसिडेंट के पास। सो नेक्स्ट,
घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति सेना न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को माफ़ कर सकता है। दोस्तों और भी ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति सेना अथवा न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड दोस्तों उसे भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। संघ सूची के विषय पर किए गए अपराध का राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। दोस्तों संघ सूची के विषय पर किए गए अपराध का राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। दोस्तों क्षमा, इसके तहत राष्ट्रपति दोष सिद्ध व्यक्ति को या अपराधी की दंड को माफ़ कर सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति के पास दोस्तों पावर होता है कि वो जिसे ज़्यादा सज़ा सुनाई गई है दोस्तों उसकी सज़ा कम कर दे या माफ़ कर दे। दोस्तों ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। ध्यान से सुनिएगा, उस अपराधी का निर्दोष घोषित कर सकता है। दोस्तों उस अपराधी को क्या घोषित कर सकता है? निर्दोष घोषित कर सकता है। ये शक्तियाँ होती हैं किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्ति एक अनुग्रह अधिकार होता है। क्या होता है दोस्तों? अनुग्रह अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। यह अधिकार के रूप में इसकी मांग नहीं की जा सकती। दोस्तों यह राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है। यह अधिकार के रूप में इसकी मांग नहीं की जा सकती, इसकी मांग नहीं की जा सकती। प्रविलंबन रिप्राइव्स दोस्तों, इसके तहत राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। इसके तहत दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो फांसी की सज़ा को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। इसका उद्देश्य दंड की प्रकृति में परिवर्तन करने के लिए दंडित शक्ति को चाचना का समय दिया जा सके। क्या दिया जा सके? चाचना का समय दिया जा सके। नेक्स्ट दोस्तों है परिहार, रिमिशन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। परिहार जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमिशन। इसके तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है तो उसको दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम कर सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति के पास दोस्तों अधिकार होता है, किसी भी व्यक्ति को जैसे दंडित किया गया है तो उसकी दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम कर सकता है। कौन कम कर सकता है? प्रेसिडेंट कम कर सकता है। दोस्तों ये प्रेसिडेंट की शक्तियों के अंडर में दोस्तों ये सभी चीज़ें आती हैं। जैसे 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष का कठोर कारावास किया जा सकता है। दोस्तों जैसे किसी भी अपराधी को 10 वर्ष का कारावास सुनाया गया है न्यायालय की तरफ से, तो राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है, शक्ति होती है दोस्तों कि वो 10 वर्ष के कारावास को चेंज करके 5 वर्ष तक के कारावास को मंजूर कर दे। और भी चीज़ें ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। लघुकरण कम्यूट जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कम्यूट। इसके तहत दंड की प्रकृति एवं दंड की मात्रा दोनों में परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों लघुकरण का मतलब है दोस्तों इसके तहत राष्ट्रपति दंड की प्रकृति एवं दंड की मात्रा दोनों में परिवर्तन किया जाता है। दोनों में दोस्तों परिवर्तन कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट तो दोस्तों और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल सकता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति के पास दोस्तों शक्ति होती है कि वो फांसी को आजीवन कारावास या थोड़ी सज़ा कम करके कारावास दे सकता है। ये राष्ट्रपति के पास दोस्तों शक्तियाँ होती हैं। विराम को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पाइट। क्या बोलते हैं? रिस्पाइट। इसके तहत राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में विराम का प्रयोग करता है। जैसे गर्भवती महिला को फांसी की सज़ा दी गई हो तो राष्ट्रपति इसके तहत आजीवन कारावास के रूप में दंडित कर सकता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, विराम दोस्तों इस विराम में मैं आप सभी को एक उदाहरण देने जा रहा हूँ। उदाहरण हमारा इस प्रकार है कि जैसे कोई भी गर्भवती महिला को दोस्तों आजीवन फांसी की सज़ा सुनाई गई
तो राष्ट्रपति के पास दोस्तों, प्रेसिडेंट के पास शक्ति होती है कि वो विराम लगा के रिस्पाइट करके दोस्तों उस महिला की जो फांसी को आजीवन कारावास में बदल दे या उस महिला की जो सज़ा है वो कम करके कुछ दिनों के लिए उसे कारावास मंजूर कर दे। ये दोस्तों किसकी शक्तियाँ होती हैं? ये सभी प्रेसिडेंट के पास शक्तियाँ होती हैं। नोट, अनुच्छेद 161 दोस्तों, आर्टिकल 161 के तहत आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। आर्टिकल 161 दोस्तों, आर्टिकल 161 इसके तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। किसे क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 161 के तहत, आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है तो उसकी दंड को माफ़ कर सकता है। क्या कर सकता है? उसके दंड को माफ़ कर सकता है। कौन? राज्यपाल, आर्टिकल 161 के तहत। नेक्स्ट, उस व्यक्ति को निर्दोष घोषित कर सकता है लेकिन राज्यपाल फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जैसे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपराधी को आजीवन कारावास दिया गया है तो उसे निर्दोष साबित कर सकता है राज्यपाल, उसकी सज़ा भी कम कर सकता है। पर दोस्तों राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं होती कि वो किसी भी अपराधी को फांसी दी गई हो वो फांसी पे विराम लगा दे, रोक लगा दे और उस फांसी की जो सज़ा है उसे आजीवन कारावास में बदल दे अथवा उसे कम करके कुछ दिन के लिए सज़ा कारावास दे दे। ये राज्यपाल के पास अधिकार नहीं होता है। सेना न्यायालय के द्वारा दंडित किसी व्यक्ति को राज्यपाल क्षमादान ही दे सकता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सेना न्यायालय के द्वारा दंडित किसी व्यक्ति को राज्यपाल क्षमादान ही दे सकता है। क्षमादान की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्षमादान की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को प्रदान है, प्रेसिडेंट को प्रदान है क्षमादान की शक्ति सिर्फ। और दोस्तों आंध्र प्रदेश 2006 का मामला है दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। आंध्र प्रदेश 2006, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल किसी व्यक्ति को धर्म कर सकता है, अर्थात न्यायिक समीक्षा कर सकता है। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, वो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श में करता है। किसके परामर्श में करता है? मंत्रिपरिषद के परामर्श में क्षमादान शक्ति का प्रयोग करता है। नेक्स्ट दोस्तों है राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति, मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट। मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट की सैनिक शक्ति दोस्तों, अनुच्छेद 53 के भाग 2 में दोस्तों, अनुच्छेद 53 के भाग 2 में ये बताया गया है कि इसके तहत राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। दोस्तों अनुच्छेद 53 के अंतर्गत यह बताया गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। क्या होता है? अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 में अंतर्गत यह आता है कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। क्या होता है? प्रधान सेनापति होता है दोस्तों। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है दोस्तों, अनुच्छेद 53 के तहत।
राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थल सेना, वायुसेना अध्यक्ष एवं जल सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो थल सेना, वायुसेना अथवा जल सेना के अध्यक्ष की दोस्तों नियुक्ति करता है। कौन नियुक्ति करता है? प्रेसिडेंट जल सेना, थल सेना, वायुसेना के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट उनकी नियुक्ति करता है। और दोस्तों अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को सेनाओं का, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कहा जाता है। यह युद्ध घोषित कर सकता है या युद्ध विराम कर सकता है। यह दोस्तों युद्ध घोषित भी कर सकता है या युद्ध पर विराम भी लगा सकता है। वित्तीय शक्तियां दोस्तों, फाइनेंशियल पावर भी होती हैं प्रेसिडेंट के पास। राष्ट्रपति के पास दोस्तों फाइनेंशियल पावर भी होती हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110 के तहत दोस्तों आपको बताऊंगा। आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110 धन विधेयक दोस्तों, मनी बिल। आर्टिकल 110 के तहत दोस्तों मनी बिल आता है। आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल आता है। इसके तहत विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसके तहत विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों जब कभी भी मनी बिल, धन विधेयक लाया जाता है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है अथवा पारित किया जाता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। प्रेसिडेंट दोस्तों हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है, मनी बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। इस विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकता है। इस विधेयक को दोस्तों राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकता है। कौन रोक सकता है? राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 117, अनुच्छेद 117 दोस्तों, अनुच्छेद 117 के तहत आपको जानकारी देता हूं। आर्टिकल 117, इसके तहत वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस विधेयक को राज्यसभा 6 महीनों तक रोक सकता है। इस विधेयक में विवाद होने की, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 117 के तहत कोई भी मनी बिल, कोई भी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस विधेयक को दोस्तों राज्यसभा 6 महीनों तक रोक सकता है। कितने महीनों तक रोक सकता है? 6 महीनों तक रोक सकता है। अनुच्छेद 117 के तहत इस विधेयक में विवाद होने की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। दोस्तों कोई भी बिल में, कोई भी विधेयक में विवाद होता है तो दोस्तों प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। वीटो शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है दोस्तों प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति दोस्तों वित्त आयोग का गठन करता है। आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। कुल 5 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इनकी जो नियुक्ति है, वित्त आयोग में जो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति भारत का प्रेसिडेंट करता है। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा वित्त आयोग करता है। दोस्तों केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के बीच में जो वित्त समस्याएं रहती हैं दोस्तों, वित्त
से रिलेटेड जो विवाद रहते हैं उनको सुलझाने का काम कौन करता है? वित्त आयोग करता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 281 अनुच्छेद 281 आर्टिकल 281 अनुच्छेद 281 आर्टिकल 281 दोस्तों आर्टिकल 281 के तहत आर्टिकल 281 के अनुसार वित्त आयोग अपना रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। दोस्तों अनुच्छेद 281 के तहत वित्त आयोग होता है जो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को सौंपता है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। दोस्तों जो 15वें वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हैं कौन? NK सिंह। अनुच्छेद 151 दोस्तों अनुच्छेद 151 आर्टिकल 151 के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। आर्टिकल 151 इसके तहत भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक केंद्रीय वित्तीय लेखाओं की जांच करता है। जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। दोस्तों अनुच्छेद 151 के तहत भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक केंद्रीय वित्तीय लेखाओं की जांच करता है। जांच करने के बाद अपना रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। ध्यान से सुनिएगा। नोट अनुच्छेद 124 के तहत आपको जानकारी देता हूं। अनुच्छेद 124 क्या होता है? आर्टिकल 124 इसके तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों आर्टिकल 124 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, शपथ दिलाता है एवं त्यागपत्र स्वीकार करता है। दोस्तों अनुच्छेद 124 के तहत आर्टिकल 124 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाता है अथवा उनकी नियुक्ति करता है अथवा उनके त्यागपत्र स्वीकार करता है। दोस्तों अनुच्छेद 124 के तहत। नेक्स्ट अनुच्छेद 217 आर्टिकल 217 अनुच्छेद 217 ध्यान से सुनिएगा। इसके तहत राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, पदोन्नति करता है एवं हस्तांतरण करता है तथा त्यागपत्र स्वीकार करता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अनुच्छेद 217 के तहत दोस्तों जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ दिलाता है। दोस्तों राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के तहत उन्हें शपथ दिलाता है अथवा उनका ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के तहत, अथवा त्यागपत्र स्वीकार करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 में आपको जानकारी देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 143 इसके तहत भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है या देने से मना कर सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने से मना भी कर सकता है। याद रखिएगा, यदि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सो दोस्तों याद रखिएगा, यदि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। 26 जनवरी 1950 को पूर्व कोई विधि, संधि, समझौते आदि पर परामर्श मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाध्य है। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों के द्वारा परामर्श दिया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति अगर परामर्श मांगता है, अगर सुप्रीम कोर्ट परामर्श प्रदान करता है दोस्तों राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 न्यायाधीशों के द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है। राजनयिक शक्तियाँ भारत का राष्ट्रपति भारतीय राजदूतों की नियुक्ति विदेशों में करता है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय राजदूतों की नियुक्ति विदेशों में करता है। कौन करता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है जो भारतीय राजदूतों की नियुक्ति विदेशों में करता है। राजदूतों की नियुक्ति का प्रमाण पत्र स्वीकार करता है
अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते अथवा अंतर्राष्ट्रीय संधि ये सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अथवा राजदूतों की नियुक्ति करता है दोस्तों, अथवा त्याग पत्र अथवा नियुक्ति पत्र प्रदान करता है कौन? राष्ट्रपति प्रदान करता है। अनुच्छेद 361 के तहत दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ आर्टिकल 361। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्राप्त विशेषाधिकार। दोस्तों आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्राप्त विशेषाधिकार, इसके तहत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपने कार्यों के लिए संसद एवं न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपने कार्यों के लिए संसद एवं न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। कौन नहीं होता उत्तरदायी? राष्ट्रपति और राज्यपाल संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को राष्ट्रपति बनने से पूर्व किए गए किसी दीवानी मामले में अपराध के लिए 2 महीने पूर्व सूचना देकर जनियोजित किया जा सकता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी अधिकार दोस्तों इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। दोस्तों जो हमारा भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि किन किन लोगों की किन किन पद पे बैठे लोगों की नियुक्ति करता है। सबसे पहले तो दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और जो दोस्तों विदेशों में भारतीय राजदूत हैं उनकी नियुक्ति करता है। और दोस्तों भारतीय सेनाओं तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति दोस्तों। सो इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता हुआ, अगर हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना ना भूलें। सो दोस्तों सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। आज ही हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानधन को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।